आज दिल्ली की और खास तौर से करदमपुरी की जमीन पर पूरी होती नजर आ रही है। और यहीं से वो आवाज उठ रही है जो एक धोखेबाज जिसको हमने जिता के मुख्यमंत्री बनाया और वो शख्स ये इलाका चलता रहा और हमारे मरहम हमारे जख्म पे देखने तक को नहीं आया। आज यहीं से वो आवाज उठ रही है कि अब तुम होश में आ जाओ, तुमने बहुत हमारा बेवकूफ बनाया, तुमने हमें बहुत बहकाया फुसलाया। जाहिर है पूरे दिल्ली के मुसलमानों ने एक शख्स पे पूरा का पूरा उसके साथ वफा करके उसको मुख्यमंत्री बनाया और उसने हमारे साथ क्या किया मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, हम सबके दिल दुखे हुए हैं। लेकिन फिर भी बतौर जिक्र मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुद भी आम आदमी पार्टी का सपोर्टर था। मैंने खुद भी आम आदमी पार्टी का जब 2014 में रोड मैप बना के हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए क्या काम करना चाहिए तो आपके इस खादिम ने ही बना के दिया था और उसको एक कुरान शरीफ के साथ पेश किया था कि अरविंद केजरीवाल जब तुम मुख्यमंत्री बन जाओ तो मुसलमानों के लिए यही काम करना। लेकिन उस शख्स पे एक असर नहीं हुआ, उसने एक काम नहीं किया। उसके बाद उसे 2019 में यह एहसास हुआ कि नहीं हम हमसे मुसलमान नाराज हैं और उसने फिर मुझसे कहा कि भाई आप मेरी कम से कम इतनी हिमायत कर दीजिए कि मुसलमान हमें वोट दे सके। मैंने फिर उसको बुलाया और ये कहा कि ठीक है मुसलमान आपको वोट देगा लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो आप अपनी पीठ पर तपाते हो कि आपने दिल्ली की तालीमी सूरत हाल अच्छी की है, उसकी सच्चाई ये है कि आपने तालीम पे काम तो किया है लेकिन उन इलाकों में काम किया है जहां पहले से स्कूल मौजूद है। आपने उन इलाकों में बिल्कुल काम नहीं किया जहां पे स्कूल मौजूद ही नहीं है, या यूं कहिए गैर मंजूरशुदा जो कॉलोनियां हैं वहां आपने कोई तालीम पे काम नहीं किया, कोई नया स्कूल नहीं बनाया। तो आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि जिस तरह से मजलिस ने हैदराबाद में तेलंगाना हुकूमत पर दबाव डाल के मुस्लिम इलाकों में और खासतौर से गैर मंजूरशुदा इलाकों में जो स्कूल खुलवाए हैं और इस तरह के 250 स्कूल खुलवाए हैं और वहां पर भी चूंकि हैदराबाद में गैर मंजूरशुदा इलाके हैं, हैदराबाद में भी पुराना शहर है जैसा यहाँ पुराना दिल्ली है, हैदराबाद में भी नया शहर है जैसा दिल्ली में नया शहर है, इसी तरीके से आप दिल्ली में भी करिए। और उन दोनों ने एक बार अरविंद केजरीवाल ने और दूसरी मर्तबा मनीष सिसोदिया ने ऐलान यहाँ किया कि मैं मुस्लिम इलाकों में 250 स्कूल बनाऊंगा और उस पर काम भी शुरू होता है। और काम शुरू होने के बाद वो इलाका वो जाहिर बात है वक्फ बोर्ड को देते हैं और वक्फ बोर्ड जो एजुकेशन कमेटी बनाती है उसका मैं सेक्रेटरी होता हूँ, मैं आज भी उसका सेक्रेटरी। लेकिन जब हमने कहा कि मुस्लिम इलाकों में काम शुरू करो, हमने इश्तिहार के लिए हमने किराए पे बिल्डिंग लेने के लिए इश्तिहार भी निकाल दिया, लेकिन बीच में अचानक पीछे से फोन आता है कि इस काम को रोक दीजिए। मैंने कहा भाई क्यों रोक दे? बोले इसलिए रोक दीजिए कि मुस्लिम इलाके में स्कूल बनने से हमारा दूसरा वोट नाराज हो जाएगा। मैं उनसे कहता हूँ स्कूल बनने में आखिर ऐसी क्या बात है? मंदिर बनने में, मस्जिद बनने में या कोई और ऐसा काम करने में तो हो सकती है, लेकिन तालीम गाह या दरसगाह बनाने में आखिर ऐसा क्यों होगा? सच्चाई ये है कि भाइयों आप भी जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन आप नियत का क्या करोगे? जो अंदर से जो जहर है, जो अंदर से मोहब्बत नहीं है आपके लिए, उसका आप क्या करोगे? लेकिन वो फिर भी वो उसे मना कर देते हो, तो प्रोजेक्ट बीच में डंप कर दिया जाता है। और यही वजह होती है कि मैं वहीं से फिर ये डिसीजन लेता हूं कि अब हमारे जख्मों का इलाज हमें खुद करना होगा। हमारे जख्मों का इलाज ये लोग कोई करने वाले नहीं है, ये हमें सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। अगर मैं एक और मिसाल से आपको बात समझाऊं, वो हज हाउस की है। हज हाउस की मुखालफत आप सुनते होंगे। 2008 में दिल्ली के हाजियों को जाने के लिए जो हज एक्ट के तहत एक हज हाउस बनना था, वो शीला दीक्षित ने 2008 में उसकी संग बुनियाद रखी थी। लेकिन 2008 से 2013 तक वो मुख्यमंत्री रही, उन्हें एक ऐसा भी नसीब नहीं हुआ। उस वक्त उस हज हाउस की कीमत ज्यादा से ज्यादा 10-15 करोड़ थी। 5 साल तक वो मुख्यमंत्री रही लेकिन एक हज हाउस न बना सकी। उसके बाद 2013 में अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं। ये भी हर बार कहते हैं कि हम मुसलमानों को एक बहुत ही भव्य हज हाउस देंगे, बार बार उसकी तस्वीर शाये होती है, लेकिन इनको भी वो एक हज हाउस बनाना नसीब नहीं होता। अपना चेहरा चमकाने के लिए इनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, लेकिन आज उस हज हाउस की कीमत सिर्फ 94 करोड़ है और इनसे नहीं बन पाती। हर साल बजट में पैसा आता है और हर साल बजट में बिना खर्च करे वो वापस चला जाता है। फिर क्या करते हैं नया खेल जो पिछले 15-20 दिन पहले देखा होगा, क्या फिर कुछ गुंडे भेज देते हैं और वहां से फिर एक विरोध का स्वर उठवाते हैं और कहते हैं कि अगर ये हज हाउस द्वारका में बना तो यहाँ के हालात कश्मीर जैसे हो जाएंगे, जबकि ये सच्चाई नहीं है।
हिंदुस्तान के सारे सूबों में उनकी कैपिटल्स में हज हाउस है, कहीं पे भी कोई हालात कहीं आज तक रिपोर्ट नहीं हुए। हज तो एक सरकारी दफ्तर है, हज तो सिर्फ उन लोगों के लिए बनता है, हज हाउस उन लोगों के लिए बनता है जो हाजी जब हाजी हज करना चाहता है तो उससे पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका वैक्सीनेशन होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके लिए उसे 3-4 दिन का वक्त लगता है। तो चूंकि हिमाचल प्रदेश और वेस्टर्न यूपी और दिल्ली के हाजी दिल्ली से हज का सफर शुरू करते हैं, इसलिए हमें वो एक हज हाउस चाहिए था। लेकिन ये दोनों सरकारें 13 साल से बेवकूफ बना रही है, आज तक इनसे हज हाउस में एक ईंट न लग सकी, और जब इन्होंने गिरते हुए देखा तो उसकी मुखालफत करा दी। मैं आपको सिर्फ ये 2 मिसालें इसलिए बताई, एक स्कूल की कि वो नहीं चाहते कि आपकी नस्लें पढ़े, और दूसरी हज हाउस की वो इसलिए चूंकि ताजा मामला है। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों पे भरोसा करते करते आज आखिर इन्होंने वो वक्त ला दिया, ना तो ये खुद अपनी जुबान पे हमारा नाम लेने को तैयार है, ना हमारी परेशानियां बयान करने को तैयार है, ना हमारे मसाइल उठाने को तैयार है। ये आखिर हमारे मसाइल का हल क्या करेंगे? ये तो यहाँ तक गिर गए कि हमारे खिलाफ जंतर मंतर पे खुलेआम नारे लगाए जाते हैं। उन नारे आप लोग सब लोगों ने सुने होंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल के पास 62 MLA हैं, क्या उसके पास इतनी ताकत नहीं कि अपने विधानसभा में इसको कंडेम कर दे? लेकिन नहीं कर किया उसने। यही काम इन्होंने जो कांग्रेस करती चली आई, जब भी मौका मिला हमें डराने का काम किया। जब देखा तो एक ऐसा हवा दिखा दिया कि मुसलमान डर जाए और कहीं वो पॉलिटिकली मुत्तहिद ना हो जाए। तो मेरे दोस्तों भाइयों, मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ, जो पैगाम आपको देने आया हूँ, वो असल बात ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये पैगाम है कि बता दो मेरी कौम को जाके कि तुम्हारा एक रहनुमा, एक रहबर अब आ गया है दिल्ली में। उन्होंने एक जिम्मेदारी मुझे दी है कि तुम जाओ, गली गली जाओ, इलाके इलाके जाओ, मोहल्ले मोहल्ले जाओ, और उनको ये एहसास कराओ कि दोस्तों अब वक्त आ गया है कि अपनी गिनती गिरा दो। इसकी परवाह मत करना, आपका कैंडिडेट हारे या जीते, आपको हर हालत में अपना झंडा, अपनी पार्टी और अपने लीडर को सराहना। ये हिंदुस्तान की मिट्टी में है, इनको जो डराता है उससे डरते हैं, इनसे जो मांगता है उसको देते हैं, और जो इनसे मुतालबा करता है उसको देते हैं। लेकिन हमारे कायदीन जो हमारे ही नुमाइंदे हैं, जो दूसरी पार्टियों ने हमें भेजे हुए हैं, वो हमें इस तरीके से डरा के, धमका के, सहमा के रखते हैं कि हम अपनी बात ही नहीं कहते। न विधानसभा में अपनी बात उठाते हैं, न हम अपने इलाकों में बात उठाते हैं, और हालत इतनी बदतर कर दी कि हम अपनी गलियों में भी बात नहीं उठा सकते। ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि मीडिया में बात नहीं उठा सकते। ऐसा माहौल पैदा कर दिया इन्होंने कि बस अगर कोई मुस्लिम नाम लेता है तो उसे तरह के अल्फाज से नवाजते हैं। लेकिन अल्लाह भला करे, उसकी उम्र दराज करे उस शख्स की कि वो अकेला ही सही, लेकिन वो पार्लियामेंट में इस अंदाज में दहाड़ता है तो उसको दुश्मन भी देता है। दोस्तों बुजुर्गों, अब ये वक्त आ गया है, अब हमारे पास और वक्त कुछ खोने के लिए नहीं है। वैसे भी अब हम जमीन से लग चुके हैं, दीवार से हमें लगा दिया गया है, अब हमारे पास खोने के लिए क्या है? कितना बुरा हाल हमारा हो सकता था वो हो चुका है। हमें मारा गया, हमें पीटा गया, हमें लूटा गया, और हमारे खिलाफ केस दर्ज कराए गए। और ये दोनों जो नाम यहाँ सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, देखते हैं इन्होंने घड़ियाली आंसू भी ये बहाते हैं, लेकिन उसी वक्त बहाते हैं जब इन्हें वोट चाहिए होता है। तो दोस्तों, अब ये मौका आ गया है, ये बेहतरीन मौका है, और आपके दरवाजे पे चल कर आया है कि आपकी पार्टी अब मजबूत हो रही है। आपकी पार्टी ने यानी AIMM ने पूरी दिल्ली में जाल बिछा दिया, संगठन ने जाल बिछा दिया। अब आने वाले एमसीडी चुनाव हम पूरे दमखम से लड़ेंगे। और दूसरी खुशी की बात यह है कि सिर्फ दिल्ली में आप ही सब सताए हुए नहीं हो। आप ये मत समझिए कि सारा जुल्म आप पे ही हो रहा है। एक और दूसरा तबका है जिस पर हमसे भी ज्यादा जुल्म हो रहा है। हम पे तो इन नाम लिहाज सेकुलर पार्टियों ने किया है जुल्म, हमें बीजेपी से शिकायत नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो हमारा ख्याल रखती ही नहीं है। या यूं कहिए बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है। लेकिन इनका क्या करें, जिनको हम पालते हैं, इनको हम दूध पिलाते हैं, इनको हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते हैं, और जब हमारा नंबर आता है तो इन लोग ये गूंगे हो जाते हैं, हमारे मसाइल पे खामोश हो जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा तबका है दिल्ली में, वो है दलित।
दलित भाई भी इतने परेशान हैं। दलितों में भी आप देखा होगा कि कितने कितने दिन तक वाल्मीकि समाज ने हड़ताल करके रखी, लेकिन न बीजेपी सुनती है उनकी, न आम आदमी पार्टी सुनती है, न कांग्रेस सुनती है। वो लोग भी मुझसे मिल रहे हैं और उन्होंने मुझे एक पैगाम दिया है। मुझे दिल्ली के इस वक्त कम से कम 150 संगठन दलितों के मिल चुके हैं और वो एक बात कहते हैं कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में उनके अंडर में काम करने को तैयार हैं और हम उनके पार्टी को मजबूत करने को तैयार हैं। आप हमारे लिए बताइए आपका क्या प्रोग्राम है हमारे लिए। हमने भी उनसे ये कहा कि हमने दोनों हाथ और सीना आपके लिए खुला कर दिया है। आओ दलित भाइयों, हमारे गले से लग जाओ और दिल्ली के दलितों को सम्मान करके दिल्ली के खबर दें। कलीमुल हफीज साहब, कलीमुल हफीज साहब। अल्लाह का एहसान है, रिजल्ट मुस्बत आ रहे हैं। लोग जो हमें दे रहे हैं रिपोर्ट, और उसमें इतनी शानदार रिपोर्ट आ रही है, जो सर्वे आ रहा है खासतौर से ईडीएमसी का, ये जो पूर्वी दिल्ली है। आप सरफराज साहब खुशनसीब हैं, परवेज आलम साहब आप खुशनसीब हैं कि आपने बहुत जल्दी मजलिस का दामन थाम लिया। अब आप इस सफर की अगुवाई करेंगे, चूंकि बहुत जल्दी जो हम एक मुहिम हमारे अंदर चल रही है, अभी वो सब मंजर आम पर नहीं आई है। चूंकि दलितों के बहुत बड़े संगठन हमें 31 तारीख को ज्वाइन करने वाले हैं, तो अब ईडीएमसी में दलित और मुसलमान मिलकर 70% आबादी बनते हैं। तो मेयर आपका होगा। आप सिर्फ सोच रहे हो कि आप काउंसलर जिताओगे, नहीं, आप मेयर जिताओगे इंशाअल्लाह। जिस तरीके से औरंगाबाद में मजलिस जब पहुंची तो औरंगाबाद में मजलिस का नाम नहीं था, लेकिन आपको मैं बता दूं कि उन्होंने पहली बार में 26 कारपोरेटर जीते। 26 में से 6 दलित जीते और 6 दलित भी ऐसी जगहों से जीते, 4 ऐसी जगह जहां पर रिजर्व नहीं थी। यानी कि अब अगर आप अंदर और दिल से दिमाग से तैयार हो जाओ कि हमें दलित भाइयों को अपने गले लगाना है, तो आप यकीन मानिए कि कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। आप ताकत में होगे, आप सत्ता में होगे।